नमस्कार। आज हम चीन की शासन व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था कांग्रेस की स्थायी समिति का अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय जन कांग्रेस, जो कि चीन का एक सदनात्मक विधानमंडल या व्यवस्थापिका या वहाँ की संसद है। इस संसद की एक स्थायी समिति है। वैसे तो प्रत्येक देश की संसदों की अपनी अपनी एक एक स्थायी समिति होती है, किंतु अन्य देशों की स्थायी समिति का कार्य जहां केवल अपने सदन के कानून निर्माण के कार्यों के बारे में सहयोग प्रदान करना है, वहां चीन की स्थायी समिति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका संविधान के अंतर्गत प्राप्त की है। चीन के जो पिछले 3 संविधान थे, 1954 का संविधान, 1975 और 1978 के संविधान, उन तीनों ही संविधानों में स्थायी समिति की कोई संवैधानिक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं थी। अर्थात संविधान में स्थायी समिति के कार्यों के बारे में लिखा हुआ नहीं था। किंतु 1982 के संविधान ने जो पिछले संविधानों का जो अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर एक नया कार्य किया। और वो कार्य ये था कि ऐसा देखा गया था कि चीन की संसद के द्वारा जो कार्य किए जाने चाहिए, व्यवहार में वे सभी काम उसकी स्थायी समिति करती थी। इसलिए व्यवहार में एक प्रकार से जिसे छोटी संसद कहते हैं, वो स्थायी समिति ही थी। स्थायी समिति की इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए 1982 के संविधान में उसे वे सभी कार्य संवैधानिक रूप से प्रदान कर दिए गए, जो कार्य अनौपचारिक रूप से स्थायी समिति पहले ही करती आ रही थी। इसलिए अब यह एक संवैधानिक निकाय हो गया है और चीन के जितने भी अन्य सरकार के अंग हैं, उन सभी अंगों में इसकी स्थिति एक सर्वोच्च निकाय जैसी हो गई है। तो पहले हम ये देखें कि चीन के सरकार के अन्य अंग कौन कौन से हैं। राष्ट्रीय जन कांग्रेस अर्थात संसद एक सदनात्मक विधानमंडल है। भारत की तरह इसके 2 सदन नहीं हैं, जैसे कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे वहाँ पर नहीं है, केवल एक ही सदन है। यह एक सदनात्मक विधानमंडल की यह एक स्थायी समिति है, जिसका निर्माण प्रथम अधिवेशन में, अपने निर्वाचन के बाद जो प्रथम अधिवेशन होता है, उस प्रथम अधिवेशन में ही जन कांग्रेस अपने लिए एक स्थायी समिति का निर्माण कर लेती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण सरकार का जो अंग होता है, वहाँ पर वो होता है राष्ट्रीय परिषद या राज्य परिषद। राज्य परिषद जैसे भारत में प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है, वैसे ही चीन में जो मंत्रिमंडल है उसे राज्य परिषद कहा जाता है, जिसकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री करता है। यह जो राज्य परिषद है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण निकाय है। तीसरा वहाँ पर निकाय है सर्वोच्च जन न्यायालय, अर्थात वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय। एक और महत्वपूर्ण निकाय है वहाँ का सर्वोच्च जो है वो प्रोक्यूरेटरेट, जो कि न्याय के क्षेत्र में अभियोग लगाने का काम करता है। जैसे भारत में जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, वैसे वहाँ पे प्रोक्यूरेटरेट जनरल है या प्रोक्यूरेटरेट है। इसी तरह से वहाँ पे जो है केंद्रीय सैनिक आयोग है, जो कि सेना का सर्वोच्च संगठन है और उसी के निर्देशन में वहाँ की सेना काम करती है। ये जितने भी विभिन्न संगठन हैं, इन सभी संगठनों पर स्थायी समिति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यह समझने के बाद हमें स्थायी समिति के जब हम कार्य देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सरकार के जितने भी अन्य संगठन हैं, उन संगठनों के निर्माण में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 2 तथ्य जिन्होंने स्थायी समिति को बड़ा महत्वपूर्ण बनाया है, सबसे पहले हम वो जानने का प्रयास करते हैं। पहला तथ्य
चीन की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस है वो एक सदनात्मक विधानमंडल है और इसी एक सदन के लगभग 3000 सदस्य होते हैं। कभी इसके 2700, कभी इसके 3000, कभी 3000 के आसपास। और जैसे कि वर्तमान में इसकी जो सदस्य संख्या है 2018 के बाद वो है 2980। तो ये लगभग जो 3000 सदस्यों वाली जो संसद है वो एक बहुत बड़ा निकाय है। इतना बड़ा निकाय, और वो भी एक ही चैम्बर में 3000 लोग बैठ कर के कोई काम करें तो वो काम हो नहीं सकता। हम समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है निर्णय लेने में, शांति और व्यवस्था बनाए रखने में, सदस्यों को समझाने में। कोई भी कानून निर्माण का काम इतने बड़े सदस्यों वाले संगठन में नहीं किया जा सकता। दूसरा जो तथ्य है वो ये है कि ये 3000 लोग भी केवल वर्ष के 365 दिन होते हैं और 365 दिनों में से मात्र 15 दिन के लिए इनका अधिवेशन होता है, क्योंकि चीन के संविधान में ये कहा गया है कि जन कांग्रेस का वर्ष में एक बार अधिवेशन होगा और ये अधिवेशन कब होगा, क्या होगा, यह भी निश्चित करने का अधिकार स्थायी समिति को ही है। 3000 लोग मात्र 15 दिन के लिए अधिवेशन करते हैं, बैठकें करते हैं। उस स्थिति में हम सोच सकते हैं कि वास्तविक कार्य कितने किए जाएंगे, गंभीरतापूर्वक कार्य किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे। इसीलिए 365 में से इन 15 दिनों को निकाल दें तो 340 दिन जो साल के बचते हैं, उन 340 दिनों में किए जाने वाले सारे कार्य संसद की तरफ से स्थायी समिति करती है। क्योंकि संविधान में ये कहा गया है कि जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस के अधिवेशन नहीं चल रहे हों, उन दिनों में, अर्थात पहले अधिवेशन के आखिरी दिन के बाद और दूसरे अधिवेशन के प्रारंभ होने के पहले तक कांग्रेस के जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों का संपादन स्थायी समिति करेगी। इसके अलावा कांग्रेस अपनी तरफ से कोई भी कार्य करने के लिए स्थायी समिति को कह सकती है, सौंप सकती है। यह जो प्रावधान है ये बहुत ही व्यापक है। इस पृष्ठभूमि में स्थायी समिति के महत्व, उसकी भूमिका को और उसके कार्यों को समझा जाना चाहिए। यदि इसकी हम रचना की बात करें तो वर्तमान जो कांग्रेस है उसके जो 2018 में जो निर्मित हुई है उसमें स्थायी समिति के कुल 175 सदस्य हैं। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 175 सदस्यों वाला यह निकाय भी एक बड़ा निकाय है। 3000 लोगों में से संसद अपनी जो 5 साल में अपने निर्वाचन के बाद जब अपनी पहली बैठक करती है, पहला अधिवेशन करती है, उस अधिवेशन में अपने लिए स्थायी समिति का निर्माण करती है जो कि शेष 5 वर्ष के लिए कांग्रेस की तरफ से सारे कार्य करेगी। अनुच्छेद 65 में इसकी रचना का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार स्थायी समिति में एक अध्यक्ष होता है, इसके कई उपाध्यक्ष होते हैं और महासचिव होता है तथा इसके अलावा अन्य सभी साधारण सदस्य होते हैं। इन सभी का चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय जन कांग्रेस को ही इन्हें वापस बुलाने का भी अधिकार है। जन कांग्रेस चाहे तो अपने किसी भी अधिवेशन में कुछ मेंबर्स को वापस बुला करके उनके स्थान पर नए मेंबर्स को भी वो दे सकती है। स्थायी समिति के कुल कितने सदस्य होंगे इसके बारे में संविधान मौन है, संविधान कुछ भी नहीं कहता। इसका निर्धारण राष्ट्रीय जन कांग्रेस को ही करना होता है। और जहाँ तक इसके कार्यकाल का प्रश्न है तो उसका कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का होता है, 5 वर्ष। किंतु व्यवहार में इसका कार्यकाल जन कांग्रेस से कुछ अधिक होता है। उसका कारण ये है कि जब तक नई कांग्रेस अपनी नई स्थायी समिति का चुनाव न कर ले तब तक पुरानी जो स्थायी समिति है वो ही अपना कार्य करती रहेगी। और यदि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का कार्यकाल बढ़ जाता है तब भी स्थायी रूप से स्थायी समिति का कार्यकाल भी बढ़ जाएगा।
समिति का जो अध्यक्ष है वो समिति है वो वर्ष में प्रत्येक 2 महीने में आयोजित की जानी चाहिए। वैसे इसकी बैठकों के बारे में कोई नियम नहीं है। इसकी बैठकें जब चाहे तब आयोजित की जा सकती हैं। स्थायी समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी स्थिति तीसरे नंबर पर है, अर्थात चीन का राष्ट्रपति पहले नंबर पे पद सोपान की यदि बात करें, दूसरे नंबर पे साम्यवादी दल का जो महासचिव है, और उसके बाद तीसरे नंबर पर स्थायी समिति का अध्यक्ष होता है। इस तरह से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन होल्डर होता है। स्थायी समिति की शक्तियों और कार्यों की चर्चा हम करेंगे, उसका हम 2 तरह से उसको समझने का प्रयास करेंगे। संविधान ये कहता है कि जब स्थायी समिति जब संसद काम नहीं कर रही होगी, संसद का जब अधिवेशन नहीं चल रहा होगा, तब अधिवेशन के अलावा शेष जो 340 दिन हैं, उन 340 दिनों में स्थायी समिति वो सभी कार्य करेगी जो कार्य संसद के होते हैं। अर्थात संसद का जब अधिवेशन समाप्त होता है तब वह अपने सारे कार्यों को एक तरह से स्थायी समिति को सौंप देती है। और तो संसद के द्वारा वास्तव में किए जाने वाले कार्य स्थायी समिति करती है। इसके अलावा संविधान में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो पूरी तरह से स्थायी समिति को दिए गए हैं। उसका अर्थ ये है कि चाहे संसद का अधिवेशन चल भी रहा हो तो भी उन दिनों में भी वो काम स्थायी समिति के ही होंगे। तो अनन्य रूप से या पूरी तरह से स्थायी समिति के द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा वे कार्य जो मूलतः संसद के हैं किंतु संसद के द्वारा प्रत्यायोजन कर दिया जाता है स्थायी समिति को। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से काम हैं जो कांग्रेस के हैं और अधिवेशन के नहीं चलने के दिनों में स्थायी समिति करती है। तो पहला काम है संविधान के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना। यह एक सबसे बड़ी भूमिका है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस का ये दायित्व है कि वो ये देखे कि संविधान का क्रियान्वयन और उसके अनुसार बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कार्य कांग्रेस का है जिसे स्थायी समिति करती है। राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सत्रावसान काल में, सत्रावसान का अर्थ है कि जब अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तो सत्रावसान काल में ये नए कानूनों का निर्माण करती है, वर्तमान कानूनों में संशोधन का कार्य करती है, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजनाओं को स्वीकृत करती है, यह बजट को स्वीकृति प्रदान करती है। ये सब महत्वपूर्ण काम हैं। इसके अलावा यह नियुक्तियों का कार्य करती है। यह राज्य परिषद, केंद्रीय सैनिक आयोग, सर्वोच्च जन न्यायालय तथा सर्वोच्च जन प्रोक्यूरेटरेट के कार्यों का निरीक्षण और उनकी जांच करती है। यानी कि सरकार के, हमने अभी पहले ही देखा था कि सरकार के अन्य जितने भी अंग हैं वो सारे अंग ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं, यह देखने की जिम्मेदारी इसी की है। इसके अलावा राज्य परिषद अर्थात वहाँ का जो मंत्रिमंडल है वो जिन प्रशासनिक नियमों और आदेशों और निर्णयों को लागू करता है, यदि स्थायी समिति को लगता है कि वे संविधान के विरुद्ध हैं, तो इसका अर्थ यह है कि मंत्रिमंडल के द्वारा बनाए गए, लागू किए गए प्रशासनिक आदेशों को भी यह संविधान के प्रतिकूल पाने पर उन्हें अवैध घोषित कर देती है। साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित उन निर्णयों और नियमों को रद्द कर देती है जो संविधान के प्रतिकूल हैं। अब देखिए, वैसे तो नियुक्ति करने का जो काम है वो मूलतः कांग्रेस का है। तो अपना कांग्रेस जो पहला अधिवेशन होता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में, अपने उस पहले अधिवेशन के जो 15 दिन होते हैं उनमें मूलतः नियुक्तियां करने का काम करती है। उस समय कांग्रेस
राष्ट्रपति की नियुक्ति करती है। उस समय कांग्रेस राज्य परिषद के राष्ट्रपति के परामर्श से जो है राज्य परिषद का जो प्रधानमंत्री है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है। केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश की नियुक्ति करती है। प्रोक्यूरेटरेट जनरल की नियुक्ति करती है। कांग्रेस अपने अधिवेशन में ये सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां कर देती हैं। किंतु इन अत्यंत महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अलावा अन्य जो नियुक्तियां हैं, जैसे कि राष्ट्रीय परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां, जैसे कि केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष के अलावा जो अन्य नियुक्तियां हैं, इसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्तियां हैं। तो प्रोक्यूरेटरेट जनरल में उप प्रोक्यूरेटरेट जनरल तथा प्रोक्यूरेटरेट समिति के अन्य सदस्यों की नियुक्तियां, अर्थात सर्वोच्च नियुक्तियां राष्ट्रीय जन कांग्रेस ही करती हैं, अध्यक्षों की नियुक्तियां। किंतु अन्य नियुक्तियां जो हैं वो सत्रावसान काल में स्थायी समिति के द्वारा ही की जाती है। तो यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसके अलावा जो स्थायी समिति के स्वयं के कार्य हैं, जो स्वयं के अधिकार हैं, जो संविधान के द्वारा उसको दिए गए हैं, अब तक हमने इसके वो काम देखे जो मूलतः कांग्रेस के हैं, मूलतः संसद के हैं, किंतु वो स्थायी समिति करती है। अब वो कार्य देखेंगे जो कि अधिवेशन काल में भी स्थायी समिति को ही करने हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है संविधान की व्याख्या करना, अर्थात संविधान के जो शब्द हैं, क्योंकि संविधान 1982 में बन चुका, अब उसके बाद जो निरंतर नई नई परिस्थितियां आती हैं, वर्तमान में कोविड का संकट चल रहा है, इस कोविड के संकट में संविधान को कैसे लागू करना है, क्योंकि नई परिस्थितियों के अनुसार संविधान के शब्दों की व्याख्या अलग अलग करनी पड़ती है। तो बदलती हुई परिस्थितियों में संविधान की व्याख्या क्या होनी चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और यह कार्य संविधान ने स्थायी समिति को प्रदान किया है। तो संविधान की व्याख्या करना और उसकी व्याख्या के प्रकाश में ही यह जो है वो अन्य कार्यों को संपादित करती है। कानूनों को संविधान के विरोध में यदि वो पाती है तो उन्हें रद्द कर देती है। इसके अतिरिक्त विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले जो प्रतिनिधि हैं, चीन के जो प्रतिनिधि हैं जिन्हें कि चीन के विदेशी दूतावासों में नियुक्त किया जाना है, उनको नियुक्ति और बर्खास्तगी, ये नियुक्ति और पदच्युति, ये दोनों कार्य स्थायी समिति के ही हैं। साथ ही विदेशों से किए जाने वाले समझौते और उनकी संधियों का पुष्टिकरण करने का अधिकार इसी का है। इसी तरह से जो उपाधियां वितरित की जाती हैं चीन की सरकार के द्वारा, चाहे वो सैनिक उपाधियां हैं, चाहे वो कूटनीतिक उपाधियां हैं, चाहे राज्य की ओर से दिए जाने वाले पदक हैं, चाहे नागरिक उपाधियां हैं, उपाधियों का जो वितरण है, उसकी स्वीकृति है, वो स्वीकृति कर यानी कि किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि प्रदान की जाएगी, यह निश्चय करने का अधिकार, उपाधियों को निश्चय करने का अधिकार इसी का है। इसी तरह से न्याय के क्षेत्र में क्षमादान का इसको अधिकार है, विशेष क्षमा। अन्य देशों में, भारत में यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, किंतु चीन में यह अधिकार स्थायी समिति के पास है। तो न्याय के क्षेत्र में यह क्षमादान का अधिकार इसके पास है। इसी तरह बहुत महत्वपूर्ण अधिकार कि जब देश पर आक्रमण हो जाए तो उस आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए युद्ध की क्या रणनीति बनानी है, यह तय करने का कार्य भी स्थायी समिति को है। इसके अतिरिक्त मार्शल लॉ लागू करने का इसको अधिकार है, अर्थात देश में ऐसी परिस्थितियां यदि उत्पन्न हो जाएं कि सैनिक शासन लागू करना पड़े, तो वो सैनिक शासन किस प्रकार से लागू किया जाएगा, कहाँ किन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा, यह देखने का और यह तय करने का काम स्थायी समिति का ही है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विदेश नीति के क्षेत्र में या वैदेशिक क्षेत्र में राजदूतों की नियुक्ति और बर्खास्तगी, आक्रमण के समय में
यानी कि देश की सुरक्षा और विदेशों के क्षेत्र में इसके पास बहुत महत्वपूर्ण अधिकार हैं, इसके स्वयं के अधिकार हैं। और जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस के द्वारा सौंपे जाने वाले समस्त कार्य करने का इसको अधिकार है। और यह एक इतना व्यापक प्रावधान है क्योंकि संविधान में यह नहीं लिखा गया है कि कौन से कार्य सौंपे जाएंगे, इसलिए ये एक इतना व्यापक प्रावधान है कि जन कांग्रेस इसे कोई भी कार्य सौंप सकती है। संविधान के अनुच्छेद 3 में ये कहा गया है, जो कि सामान्य सिद्धांतों का पहला चैप्टर है, कि और वो इसके महत्वपूर्ण कार्य की ओर भी हमें बताता है। वो ये है कि राष्ट्रीय जन कांग्रेस का निर्वाचन भी इसी के द्वारा करवाया जाता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस के समाप्ति के आखिर में जब 2 महीने बचते हैं, तब उस 2 महीने पहले ही जन कांग्रेस का निर्वाचन करवाने का संपूर्ण दायित्व जो है वो भी स्थायी समिति के पास होता है। इसलिए वर्तमान स्थायी समिति ही अगली नई कांग्रेस के या संसद के निर्वाचनों की पूरी व्यवस्था का संपादन करती है। और स्थायी समिति ही जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं, उन वार्षिक अधिवेशनों के करवाने की जो तैयारी है वो भी स्थायी समिति के द्वारा ही की जाती है। वो एक तरह से उन्हें कन्वीन करती है। और इसमें भी यह बात है कि स्थायी समिति जब चाहे, जब उपयुक्त समझे, जब आवश्यक समझे, तब कांग्रेस का अधिवेशन आमंत्रित कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण अधिकार कांग्रेस के बारे में है, वो ये है कि यदि स्थायी समिति के 2/3 सदस्य यह तय कर लें कि कांग्रेस के कार्यकाल को बढ़ाया जाना चाहिए, तो भी उस आधार पर कांग्रेस के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से इसका जो रोल है, इसकी जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन कांग्रेस के निर्माण का इसके पास दायित्व है, इसके अधिवेशनों को प्रारंभ करने का दायित्व है, इसके अधिवेशन कब होंगे यह इसके पास दायित्व है। कांग्रेस का कार्यकाल यदि बढ़ाना हो तो इसके 2/3 सदस्य मिलकर के उसका कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। इसके स्वयं के कुछ महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो संविधान ने इसको प्रदान किया है। और इसके अलावा जन कांग्रेस या संसद के वो सारे कार्य वर्ष के 340 दिनों में स्थायी समिति ही करती है। तो हमारा ये इस प्रकार से हम ये सोच सकते हैं कि इसकी वास्तविक भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मजबूत स्थिति में है। हरमन फाइनर ने इसके बारे में ये लिखा है कि यह जो स्थायी समिति है ये चीनी पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है और व्यवहार में यही चीन की संसद भी है। यद्यपि अनुच्छेद 69 के अनुसार स्थायी समिति को राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, संविधान यह भी कहता है कि अपने कार्यों का जो प्रतिवेदन है वो वर्ष भर के कार्यों का प्रतिवेदन संसद के सम्मुख रखेगी और संसद ही इसके सदस्यों को नियुक्त और उन्हें पदच्युत कर सकते हैं, किंतु यह केवल औपचारिकता है। व्यवहार में स्थिति ये है कि कांग्रेस 2 कारणों से एक बहुत ही शक्तिहीन संस्था बन गई है, केवल औपचारिक संस्था मात्र बन गई है। एक तो इसका एक सदनात्मक होना और इसकी 3000 के लगभग सदस्य संख्या का होना बहुत बड़ी संख्या है। और दूसरा, इसका अधिवेशन वर्ष में केवल एक बार 15 दिन के लिए होना। ये 2 ऐसे तथ्य हैं जिन्होंने कांग्रेस को पंगु बना दिया है और इन्हीं तथ्यों के कारण स्थायी समिति के पास सारी शक्तियां व्यवहार में आ गई हैं, जिस पर संसद ने, संविधान ने भी अपनी मुहर लगा दी है।
कुछ संविधान विशेषज्ञ ये कहते हैं कि यह जो है वो चीन की संसद भी है, यह चीन की मंत्रिपरिषद भी है, यह चीन का सर्वोच्च न्यायालय भी है और चीन का राष्ट्रपति भी है। तो कहने का मतलब अन्य देशों में सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, इतने सारे संस्थाएं मिलकर के जो काम करते हैं, चीन में अकेली स्थायी समिति इनमें से बहुत से कार्यों को कर देती है। इसलिए इसको रॉबर्ट एलिगेंट एक विचारक हुए हैं, उन्होंने इसको सरकार की सर्वोच्च संस्था कहा है। किंतु दूसरी तरफ एक अन्य विचार भी है और वो विचार भी वास्तविकता का बहुत ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत करता है। दूसरे विचारक ये कहते हैं कि 175 या 200 के आसपास की सदस्य संख्या वाली यह स्थायी समिति भी व्यवहार में एक बहुत बड़ी संस्था है। ये 125 या कभी 160, कभी 130, ये इतने सदस्य भी कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त सर्वाधिक शक्ति का जो केंद्रीकरण है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में है। इसलिए स्थायी समिति भी व्यवहार में वो ही कार्य करती है जो कि करने का निर्देश इसे कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो से होता है। पोलित ब्यूरो जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च जो शिखर का एक छोटा सा संगठन है। पोलित ब्यूरो की भी अपनी एक स्थायी समिति होती है, अर्थात जैसे संसद की एक स्थायी समिति, वैसे ही यदि पार्टी के स्तर पर देखें तो कांग्रेस की चीन की साम्यवादी पार्टी का केंद्रीय संगठन पोलित ब्यूरो और उस पोलित ब्यूरो की एक स्थायी समिति, वह चीन के जो है सर्वाधिक शक्तिमान राजनेताओं का संगठन है और इस पोलित ब्यूरो के द्वारा जो भी निर्देश होता है उसी निर्देश के अनुसार स्थायी समिति काम करती है। इसलिए यदि यथार्थ में हम देखें तो स्थायी समिति भी चीन की साम्यवादी दल की नीतियों पर मुहर लगाने वाली संस्था मात्र है। किंतु फिर भी व्यावहारिक राजनीति का ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि स्थायी समिति समस्त शासन व्यवस्था में तो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती ही है। यदि पार्टी और सरकार इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए तो सरकार के दृष्टिकोण से स्थायी समिति एक सर्वोच्च निकाय है और शासन का यह सर्वोच्च निकाय पार्टी के सर्वोच्च निकाय के द्वारा निर्देशित होता है। उम्मीद है यह टॉपिक आपको समझ में आया है, क्योंकि चीन के संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो कांग्रेस की यह स्थायी समिति का प्रश्न है, जिस पर एक निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है। इसको आप अच्छे से देखिए वीडियो को और इसको अच्छे से तैयार करिए। धन्यवाद।